हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर करेंगे फिजिक्स में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पर इससे पहले कि हम आगे स्टार्ट करें, आज मैंने ऐड गुरु में मैसेज किया था कि एक 21 जून को मैंने कल क्लास ली थी क्लास 9th के लिए। उसमें मैंने कुछ जनरल चीज़ें बताई थी और मैंने क्लास 10th के स्टूडेंट्स को भी कहा था कि वो उसका वीडियो जो कि अपलोड हो चुका है, उसका वीडियो जरूर देख लें कल की क्लास का 21 जून का, सो दैट कुछ जनरल चीज़ें जो है उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा। जिन्होंने देख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें प्लीज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इसमें लाइट में जैसे कि हमको पता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अंधेरे में रखा हुआ है तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। पर वही ऑब्जेक्ट अगर लाइट जला दें, बल्ब ट्यूबलाइट जला दें या डे टाइम में देखें तो हम उसको इजीली देख लेते हैं। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है और उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है और हमारी आईज जो है उसको देख पाती है। तो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को भी देखना है तो हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा भी होता है कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो उसमें से लाइट इजीली पास हो जाती है। यही अगर कोई ओपेक बॉडी होती है या हमें अपनी भी परछाई बाहर हम ओपन में खड़े होते हैं तो सूरज की लाइट में तो हम अपनी शेडो दिखती है। तो ये जो शेडो दिखती है इसका मीनिंग ये हुआ कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, जैसे ही कोई ओपेक चीज आ जाती है उससे आगे नहीं जा पाती है और हमको वहां पे अंधेरा या शेडो दिखती है। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि लाइट जो है एक स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में चलती है। और ये जो लाइट का पाथ होता है, जिस पाथ पे कोई लाइट चलती है, ट्रेवल करती है, उसको हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट। अब पर अगर जस्ट ये जो थोड़ा सा मतलब कि ये रे ऑफ लाइट एक जो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में चलती है, पर हम आगे अपनी जब बड़ी क्लासेस में तुम में से कुछ बच्चे जो साइंस लेंगे बड़ी 11th 12th में, तो वो आगे पढ़ेंगे कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं, लाइट जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट, छोटा ऑब्जेक्ट है तो लाइट जो है उसके छोटे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से भी हमको क्रॉस होती हुई दिखती है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब जगह अंधेरा नहीं होता, यहाँ थोड़ा, यहाँ लाइट अगर आ रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है तो ये इसके कॉर्नर्स में हल्का सा बेंड करती है, जिसको हम कहते हैं बेंडिंग राउंड द कॉर्नर। बेंडिंग राउंड द बेंडिंग राउंड द कॉर्नर। बेंडिंग राउंड द कॉर्नर का मीनिंग है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल करती है, कॉर्नर से वो बेंड हो सकती है। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें लाइट जो है बेंड करती है कॉर्नर से, उसको हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखा हुआ है, तो जो भी बच्चा एडिशनल पढ़ना चाहे वहां से तो उसको लगेगा ये सब क्या है, ये तो हमें किसी ने बताया नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एडिशनल बता रहा हूँ। तो इसको कहते हैं डाइफ्रैक्शन, इस फिनोमिना को कहते हैं डाइफ्रैक्शन।
और डाइफ्रैक्शन जो है, इस फिनोमेना को, डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना जो है, ये हम कैन बी एक्सप्लेन्ड by considering लाइट जो है, कंसीडरिंग लाइट एज वेव। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि रे ऑफ लाइट होती है, रे ऑफ लाइट होती है, पर हम जो है, जब ये डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना जब हमने देखा, एक्सपेरिमेंट किए, उसमें हमें ये डाइफ्रैक्शन फिनोमेना मिला जिसमें बेंडिंग राउंड द कॉर्नर था, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए रे ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो फिर साइंटिस्ट ने इसको माना कि लाइट जो है वेव है, इट इज नॉट ए रे, इट इज ए वेव। फिर आगे और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें लाइट का इंटरेक्शन पार्टिकल के साथ हुआ, लाइट का इंटरेक्शन मतलब पार्टिकल में किसी सरफेस के साथ हुआ, तो वहां पे उन फिनोमिना को मैं अभी उन फिनोमिना की डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट तुमको बताने के लिए कि उस फिनोमिना को समझाने के लिए फिर ये माना गया कि लाइट जो है, लाइट इज आल्सो पार्टिकल इन नेचर, पार्टिकल इज आल्सो ऑफ पार्टिकल नेचर, मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल। अब डाइफ्रैक्शन को समझाने के लिए तो वेव, लाइट को मानते हैं एज वेव, और फर्दर हमने इसको देखा, लाइट का कुछ फिनोमिना को समझने के लिए हमें ये मानना पड़ा कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर की है। तो बाद में इसको नाम दिया गया, लाइट जो है, लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर, लाइट की दो नेचर्स हैं, कौन कौन सी, वेव एंड पार्टिकल नेचर। और बाद में फिर लाइट को जो है, इसको समझाने के लिए फिर ये माना गया लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये सब जो है, जैसे जैसे साइंस डेवलप की, जैसे मैंने तुम्हें कल का जो लेक्चर देखोगे तो तुम्हें उसमें मैंने बताया है कि साइंस जो है धीरे धीरे डेवलप हुई थी, और ऐसे ही लाइट को समझने के लिए, लाइट के फिनोमिना को समझने के लिए धीरे धीरे लाइट के फिनोमिना को समझा गया, और उसका एक्सप्लेनेशन, जो जो फिनोमिना था उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स आए, और फाइनली ये आया कि लाइट जो है वेव एंड पार्टिकल नेचर दोनों है। लाइट में वेव नेचर भी है, लाइट में पार्टिकल नेचर भी है, तभी डिफरेंट फिनोमिना को हम एक्सप्लेन कर पाए। अब इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला हम अगली क्लास में आप लोग जब जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे कुछ, और जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे वहाँ पर। अब हमारा जो है यहाँ पर लाइट में दो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के लिए आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लेन मिरर होता है। मिरर होता क्या, अब पहली बात ये है कि मिरर होता क्या है। मिरर जो है एक ग्लास की शीट होती है, प्लेन मिरर एक प्लेन ग्लास की शीट होती है, और उसके ऊपर, उस प्लेन ग्लास की शीट के ऊपर हम क्या करते हैं, बैक साइड, एक साइड में पॉलिश कर देते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं पॉलिश। तो उसको डायग्राम में पॉलिश को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये साइड ऐसे अगर हमने ऐसे डैश डैश किया तो मीन्स ये साइड पॉलिश है, पॉलिश किया हुआ, और एक साइड में हमें ग्लास दिखेगा। अब ऐसे जब दोनों साइड से अगर पॉलिश नहीं होती तो वो तो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, तो इसलिए हमको उसे मिरर बनाने के लिए एक साइड में पॉलिश करना पड़ता है।
अब जब पॉलिश कर देंगे तो हमें अब वो मिरर बन जाएगा, वो ग्लास जो था, पीस ऑफ ग्लास, वो मिरर बन जाएगा और हमको एज ए मिरर वो उसमें इमेज दिखेगी। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि प्लेन मिरर के केस में कि जो भी ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज हमको, यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमको इसकी इमेज दिखेगी इधर। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज हमें यहाँ दिखेगी। जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, जितनी दूरी पे ये अगर x डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी x डिस्टेंस पे दिखेगी। और जो जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज होगी, सेम साइज होता है। अब इसको समझने के लिए, प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है उसको समझने के लिए वहां पे हमने क्या किया, हमने वहां पे दो लॉस पढ़े होंगे पुरानी छोटी क्लास में, 8th में। उसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने वहां पर पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहते हैं कि इसमें दो लॉज हैं। एक लॉ है अब मैं बताऊंगा आगे इंसिडेंट रे क्या होती है। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द reflected surface at the point of incidence at the end the reflected ray all lie in the same plane। और दूसरा है the angle of incidence is equal to the angle of reflection। अब हम लोगों ने कुछ टर्म्स लिखी, कुछ बच्चों को पता होंगी ये टर्म्स, तो फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता उनको हम समझाएंगे यहाँ पर कि अभी हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, तो हम प्लेन मिरर की बात करेंगे। तो ये हमारा एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर में ये एक इंसिडेंट रे मीन्स जो इंसिडेंट कर रही है, जो ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, इसको हम नेम दे देते हैं O। और इस पॉइंट से नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर। सो ये नॉर्मल हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा मिरर के। और फिर ये इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो कि O है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये इंसिडेंट रे इधर जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे।
और ये इंसिडेंट रे हो गई। इसको हम अगर चाहें तो लिख देते हैं यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये एरो दिया हुआ है। ये एरो का मतलब होता है ये ओ से ये रे इधर जा रही है, और इस एरो का मतलब है कि ये रे ओ की तरफ जा रही है। तो ये इंसिडेंट रे एरो से ही और रिफ्लेक्टेड रे एरो से समझ में आते हैं। और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल को जनरली हम एन से लिख देते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। अब ये जो एंगल है, अगर मैं ये एंगल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने जो ऊपर लिखा था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस में यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पे हम आर। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई और आर। और इसका मतलब ये हुआ कि हम शॉर्ट में इसको लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमेशा होगा प्लेन मिरर के केस में हो चाहे कोई और मिरर हो। एंगल आई इज, और ये ऑप्टिक्स का फिनोमेना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और ये दो लॉस। अब बात ही आती है कि ये जो इमेज बनती है, मैंने तुम्हें बोला जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है। यहाँ मैंने बताया था ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है इतनी दूरी पे इमेज होती है। तो अब इमेज की नेचर क्या है, और मैंने बोला था साइज भी उसका इक्वल होता है। अब इसमें एक आता है कि अगर नेचर ऑफ इमेज, प्लेन मिरर में नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज formed by a plane mirror। तो प्लेन मिरर है तो कैसी इमेज फॉर्म करेगा, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो इसमें हम कहेंगे कुछ टर्म्स आती हैं वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। हम ये कहते हैं कि नेचर इमेज की कैसी नेचर है, वर्चुअल। ये तुम्हें ऑप्टिक्स में इस चैप्टर में बार बार आएंगी चीजें, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, दो वर्ड्स होते हैं, एक इरेक्ट, इरेक्ट का ऑपोजिट होता है इनवर्टेड। तो इरेक्ट मतलब सीधी, मतलब ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी बनेगी। और वर्चुअल मींस जो एक्चुअल ना हो, वर्चुअल हो। जैसे हम स्टडी कर रहे हैं तो ये भी वर्चुअल है, हम आमने सामने बैठ के फिजिकली तो नहीं कर रहे, तो ये वर्चुअल स्टडी है। तो ऐसी इमेज जो है वर्चुअल होती है। अच्छा, फिर दूसरा इसमें होता है साइज ऑफ इमेज। मैंने तुम्हें पहले बताया प्लेन मिरर के केस में साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तीसरा है, मैंने तुम्हें बताया जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतना ही दूर, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज बनती है प्लेन मिरर से। सो इसको हम लिखेंगे कि द इमेज फॉर्म्ड इज
image formed is अभी कुछ एक बच्चा और एडमिट अभी अमित करके ऐड हुआ है, तो मैं अभी उससे बात करता हूँ, पर मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ पहले. द इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड the mirror as the object is कहाँ in front of it. और फोर्थ है, अब हम इसको समझेंगे जो हमने लिखा है. द इमेज इज laterally inverted. अमित अभी अमित ने ज्वाइन किया है ना? हेलो अमित, तुमने ज्वाइन किया ना अभी? अमित है या क्या नाम है जिसने अभी लेटेस्ट ज्वाइन किए, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले? अमित, हेलो, ओके, चलो. अगर वो सुन रहा है तो मैं बता दूं कि मैंने अभी जो जितना पढ़ाया है ये और आगे भी जो पढ़ाएंगे इसका हम एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे ऐड गुरु में. तो जो तुम्हारा बच गया है, जो जितना नहीं सुना, वो जो लेट ज्वाइनिंग है, वो उसको देख लेंगे वीडियो. कोई डिस्कशन होगा, कुछ पूछना होगा तो बाद में नेक्स्ट टाइम हम बता देंगे. और अभी फिलहाल जहाँ से हम चल रहे हैं यही कंटिन्यू करेंगे. और एक मैंने और बोला था, जो वीडियो सुबह मैसेज किया था, तो वो वीडियो भी देख लेंगे. जो कल 21 जून को मैंने 9th क्लास के बच्चों को कुछ जनरल चीज़ें बताई थी, तो वो 10th के बच्चों को भी हेल्पफुल रहेंगी, तो वो देख लेना. ओके, अभी हमने प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं. हमने प्लेन मिरर के बारे में हमने इसके लॉज देखे. मिरर के 2 लॉज हैं. वो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. दूसरा हमने कहा कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द रिफ्लेक्टिंग रे, ये सब ऑल लाई इन द सेम प्लेन. और मैंने ये बोला कि जो इंसिडेंट रे है, इसको हम इस एरो से, जो एरो है ये मैं अभी ग्रीन कर दिया, इस एरो से हम डिनोट करते हैं. और रिफ्लेक्टेड रे ये अवे जा रही है फ्रॉम वो पॉइंट, तो इस एरो से. तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कौन सी इंसिडेंट रे है, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है. अंडरस्टूड हो जाता है कि जो रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की तरफ आ रही है, एरो इसकी तरफ पॉइंटेड है. किधर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या है? ओ. ओ जो है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो जो रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की तरफ आ रही है वो इस एरो से डिनोट करते हैं, तो इंसिडेंट रे हो गई. इससे जो दूर जा रही है एरो, ऐसे एरो से डिनोट किया,
तो वो रिफ्लेक्टेड रे होगी अवे फ्रॉम। सो एरो हमेशा लिखना नहीं पड़ता है इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड, एरो दिखाने पड़ते हैं, एरो से समझ जाते हैं हम लोग कि इंसिडेंट रे कौन सी है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है। ओके, नेचर ऑफ इमेज में मैंने बोला वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहले जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट मतलब सीधी, इरेक्ट का ऑपोजिट होता है इन्वर्टेड, मतलब सीधा ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी उसकी सीधी बनेगी। ऐसे ही होता है, हम मिरर के आगे खड़े होते हैं तो हम सीधे ही दिखते हैं, उल्टा तो नहीं दिखते। और वर्चुअल, वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? अब दो तरह की इमेज होती है, एक वर्चुअल और इसका ऑपोजिट होता है रियल इमेज। अब रियल और वर्चुअल, हम किसको रियल कहते हैं, किसको वर्चुअल कहते हैं? तो वो इमेज जिसको हम किसी स्क्रीन पे ले पाए, जिस इमेज को हम स्क्रीन पे देख पाए, वो इमेज होती है रियल। और जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले पाते वो होती है वर्चुअल। जैसे प्लेन मिरर में जो इमेज बनी वो मिरर के अंदर बन रही है, उसको हम किसी स्क्रीन पे तो नहीं ले सकते, तो इसलिए वो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वर्चुअल होती है। वर्चुअल और रियल में ये डिफरेंस है, जिसको हम इमेज को ले पाते हैं स्क्रीन के ऊपर वो रियल, जिसको नहीं ले पाते वो वर्चुअल। साइज जितना ऑब्जेक्ट का होता है उतनी इमेज का होता है, ये हमें मालूम है, हम जितना हमारा साइज होता है वैसे ही हम दिखते हैं प्लेन मिरर में। और जितना हम दूर खड़े होते हैं प्लेन मिरर से उतने ही पीछे इमेज बनती है, ये भी हमको पता है। हम दूर चले जाते हैं मिरर से तो इमेज भी और दूर दूर चली जाती है, और बनती तो मिरर के अंदर ही है। और अब ये फोर्थ है, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? यहाँ तो हमने कहा रियल इज, इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट का ऑपोजिट होता है इन्वर्ट। अब लेटरली इन्वर्टेड वर्ड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पर लेटरली, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है लेटरली इन्वर्टेड, तो ये लेटरली इन्वर्टेड क्या है? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर हम मिरर के आगे खड़े होते हैं तो जो हमारा राइट हैंड होता है वो मिरर में हमको लेफ्ट जैसा दिखता है, और जो लेफ्ट वाला होता है वो राइट जैसा दिखता है। तो अगर ये कोई इमेज है, ये ए है बी है, तो यहां इधर से हम देखेंगे तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, पर इधर बनेगा तो कैसे बनेगा? यहाँ ए बनेगा, ये बी बनेगा। तो इधर से देखेंगे जब तो ये उल्टा हो जाएगा, तो राइट हैंड है वो लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट राइट, यही होता है, ऐसे ही होता है। तुम मिरर के आगे खड़े हो तो तुम हाथ उठाओगे राइट हैंड, और मिरर में जो फोटो आ रही है उसका लगेगा वो लेफ्ट हैंड है, तो दैट इज लिटरली इन्वर्टेड। सो ये तो हो गया प्लेन मिरर के बारे में। अब प्लेन मिरर के बाद हमको मालूम है कि मिरर सिर्फ प्लेन तो होते नहीं है, मिरर तो स्फेरिकल भी होते हैं। स्फेरिकल मीन थोड़े कर्व्ड शेप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तो हम अब स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स मीन्स कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है, गोल है, एक सर्कल है, उसका हम जो है माना ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, इसमें से हम सर्कल का सारा पार्ट काट दें, सिर्फ हम इतना ले लें, तो ये क्या हो गया? स्फेरिकल पीस हो गया, एक छोटा सा आर्क हो गया सर्कल का, आर्क हो गया सर्कल का, ऐसे समझ लो ये सर्कल का आर्क है। अब इसमें एक अंदर की साइड है, एक बाहर की साइड है। अब ये तो एक ग्लास का पीस है, एक पतला सा। अब इसमें हम जो है पॉलिश करना है। प्लेन मिरर में मैंने तुम्हें बोला था जब भी ग्लास का पीस होता है एक साइड पॉलिश करते हैं तभी वो मिरर बनता है, नहीं तो वो तो ट्रांसपेरेंट में ग्लास है। ऐसे ये भी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अब इसको हम पॉलिश करेंगे। तो अगर हम इसकी पॉलिश
इधर कर देंगे, बाहर वाली तरफ इधर कर देंगे, दो चीज हो सकती है, या तो हम इसकी पॉलिश इधर कर दें, या दूसरा हो सकता है ये मिरर है और इसकी पॉलिश हम इधर कर दें। मैंने पहले बता दिया है कि ये जो इसको हम ये जो पॉलिश करते हैं, तो हम इसको बार बार नहीं लिखते ये पॉलिश है अभी, क्योंकि तो हमारे लिए पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो ये जस्ट मैं लिख रहा हूँ बार बार। तो ये पॉलिश वाली सरफेस है, ऐसे ऐसे डैश डैश से दिखाते हैं, तो इसका अंडरस्टूड होता है पॉलिश है। तो ये साइड अगर हम इधर से पॉलिश कर देते हैं बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से, तो ये दो अलग तरह के मिरर बन जाते हैं। बस फर्क क्या हुआ, पॉलिश किस साइड में हमने किया। तो इधर क्या है कि जो अब जो मिरर का पार्ट है जिधर से हमें देखना है, वो हम इधर इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो, क्योंकि पीछे पीछे की तरफ तो इसके ये ए है ये बी है माना, तो अभी हम ए की बात करते हैं। ए में तो हम जिधर पॉलिश है उस साइड से तो हमें देखना नहीं है, तो हमको किधर से देखना है, इधर से देखना है मिरर को। तो ये अब क्या हो गया, ये सरफेस अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ इनवर्ड है, और बी को हम देखेंगे तो हम इधर से देखेंगे, तो ये आउटवर्ड है इसका सरफेस। तो बी में सरफेस आउटवर्ड है जिधर से हमने देखना, और इधर इनवर्ड है। तो ये दोनों अलग अलग तरह के मिरर हो गए, इनके में जो इमेज बनती है, उनकी इमेज की जो नेचर है वो भी अलग अलग बनती है। तो ये जो मिरर है जो कि क्या है, इनवर्ड की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो ये वाला हमारा कॉनकेव मिरर। अब जो पॉलिश वाला है ये दूसरा वाला, इसको जस्ट मैं तुमको समझाने के लिए इसी डायग्राम को मैं ऐसे बना देता हूं ताकि तुम्हें इससे कंपैरिजन होगा। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, मैं इसको ऐसे बनाता हूं। मैं इसको ऐसे बना दिया और मैंने इसमें पॉलिश जो है इधर को दिखा दी। अभी भी क्या है, अब हम इधर से देखेंगे, तो इधर से हमने देखा तो क्या है, ये आउटवर्ड है। अगर हम यही बी को मैंने इस टाइप का बना दिया है सेम, सिर्फ उसको घुमा दिया मैंने, तो ये जो है इस टाइप का मिरर, ये आउटवर्ड हो गया, जिधर से हम देख रहे हैं उधर से बाहर की तरफ है इसका सरफेस, आउटवर्ड है सरफेस। इसमें ए में इनवर्ड था, बी में आउटवर्ड है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास दो तरह के मिरर हो गए, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जिसकी सरफेस जो है, जिसकी मिरर की सरफेस इनवर्ड होती है, वो कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में जिसमें उसकी मिरर की सरफेस आउटवर्ड होती है, वो कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इसमें भी वही रूल लगते हैं, लॉ, इसमें भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है, जैसा प्लेन मिरर में हमने पढ़े थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane। अब हमें इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, उसको समझने के लिए मैंने तुम्हें अभी बताया था कि ये एक सर्कल है,
ये मैंने बताया था, ये एक सर्कल है। इस सर्कल का हम थोड़ा सा पार्ट जो है ले लेते हैं आर्क, और वो उसी से हमने मिरर बनाया था। तो ये सर्कल है तो नेचुरली इसका एक सेंटर होगा, सर्कल का कोई सेंटर होगा, सेंटर सी है मान लिया, और ये डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाएगा। ठीक है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा यहां तक रेडियस ऑफ द सर्कल। और दूसरी बात, ये रेडियस, ये भी एक रेडियस होगा, जितना ये है, जितना यहां से सी से लेके मान लिया पॉइंट पी है, इतना ये पॉइंट होगा, ये मान लिया ए अगर, तो सी ए सी पी सब रेडियस ही रेडियस है। और ये रेडियस जो होता है हमेशा बच्चों को एक, ये अगर मैं इसका मिरर, इस सर्कल का छोटा सा पार्ट एक लेता हूं, तो ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। तो तुम बस अभी याद रख लो, बाद में तुम्हें समझाएंगे, बड़ी क्लासेस में जाओगे तो समझ में आएगा। तो भाई इतना याद रखो कि इसका एक सेंटर ऑफ द सर्कल जो होता है वो एक, वहां से सेंटर ऑफ द सर्कल से ये पॉइंट पी अगर कोई है मिरर के ऊपर, तो ये जो होगा ये क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। और इस सी को हम कहते हैं जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहां पे हम उसको सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं कहते, हम उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि कर्व ही है ना, ये सर्कल तो अभी है नहीं, पर है तो सर्कल का ही पार्ट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं सी को। तो सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर की फॉर्म में। और पी जो होता है, तो सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी क्या होता है, पी को हम कहते हैं पोल, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, पी को हमेशा कहते हैं पोल, ये पी। और सीपी का अगर मैं हाफ कर दूं, सी यहां पे अगर मैं एक पॉइंट करूं, इन दोनों के सेंटर में एक पॉइंट लूं एफ, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, इनको मैं बता दूं कि एक तो थोड़ा टाइम मेंटेन करो। ये अभी तो 8:40 हो गए, 8 बजे का शुरू है। और मैंने जो बताया था कि कल 21 जून का लेक्चर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसको देख लेना। और अभी यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना हो, जितना पढ़ा दिया। और नहीं तो ये जो है आज जो हम करा रहे हैं, जितना भी जो लेट आए हैं बच्चे, तो ये तुम लोग जो है वीडियो एक अपलोड कर देंगे कल तक, इसके कल सुबह तक हो जाएगा। तो इसका वीडियो जो है वहां देख के जो मिस हो गया पार्ट वो देख लेना, और फिर जो बचेगा कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक प्लेन मिरर हो गया, तो अभी स्फेरिकल मिरर्स की बात हो रही है। तो स्फेरिकल मिरर्स में जो सेंटर ऑफ द सर्कल या सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि कर्व जो है पार्ट ऑफ द सर्कल होता है, तो ये सी है और पी पोल मैंने बताया। और इसमें अगर मैं इन दोनों के बीच का एक सेंटर पॉइंट लूं, सी और पी के बीच का, तो मतलब मैं ये कहूं कि सी एफ इज इक्वल टू एफ पी। तो ये एफ जो होता है, एफ इज फोकल पॉइंट। अभी तो हम इसके वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब होते क्या क्या है। तो इसमें 3 चीज होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकल पॉइंट। और जो ये सीपी है, सीपी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी बैठ गई, ना कॉपी ना पेन ना कुछ नोट करना ना कुछ, है ना। अपने को ये म्यूट कर लो,
सीपी प्रिंसिपल एक्सिस, सीपी है प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर बोल रहा हूं, जो भी तुम्हारा मिस हो जाए वीडियो से देख लेना। सीपी प्रिंसिपल एक्सिस, इस पूरी को सीपी जो है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये तो होगी कुछ टर्म्स जो कि तुम्हें बार बार यूज होंगी। अब हमें ये देखना है कि यहां पर इमेज कैसी बनती है। स्फेरिकल मिरर में, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, इमेज कैसे बनती है और इमेज हम कैसे बनाते हैं। सो इसके लिए जैसे मैं तुमको अभी दिखाता हूं, पहले हम देखेंगे कॉनकेव मिरर के केस में हम समझेंगे कि कैसे बनती है और फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसमें कुछ, ये देखो, ये मैंने कुछ मिरर इसमें पेस्ट कर दिए, ये कुछ मिरर्स हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में ये दिख रहा है, ये मिरर में ये इमेज दिख रही है। यस सर। तो अब इसमें जो है देखो 6 केसेस बनते हैं। एक तो है इमेज एट इंफिनिटी, मतलब मिरर से, ये कौन सा मिरर है कोई बताएगा, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है? ये इनवर्ड है, इसका जो पॉलिश वाली सरफेस बाहर है और जो मिरर का सरफेस है इनवर्ड है। सो अंदर की तरफ मिरर वाला पोर्शन है, पॉलिश्ड वाला बाहर की तरफ है। कॉनकेव मिरर है, इसमें 6 केस बनते हैं। एक तो होगा इमेज एट इंफिनिटी, बहुत दूर है, बहुत दूर। दूसरा बनता है कि ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी के बजाय सी पॉइंट से दूर है, इंफिनिटी पे तो नहीं है पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, ये बी वाला, ये ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है। और फिर तीसरा सी में बनता है कि ऑब्जेक्ट जो है ए बी ऑब्जेक्ट सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अब फोर्थ है ऑब्जेक्ट ए बी कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ। फिर फिफ्थ बनता है ऑब्जेक्ट एट एफ, और सिक्स्थ है ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। अब ये सोचो कि ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखने से हमारे पास अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, सॉरी अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखने से अलग अलग तरह की इमेज बन रही है। अब इसमें रे डायग्राम कैसे बनता है, ये जो रे डायग्राम बनाए हुए हैं ये कैसे बनते हैं। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो जब भी इंफिनिटी से कोई रे आती है, बहुत दूर से आती है, बहुत दूर से जब भी कोई रे आती है तो वो रे जो होती है आपस में पैरेलल हो जाती है। तुमने पढ़ा होगा कि जो रेलवे ट्रैक होता है, तो रेलवे ट्रैक में क्या होता है, 2 लाइनें पटरी उसकी ट्रैक की पैरेलल चलती रहती है ना। तो ऐसे ही समझ लो, तो जब इंफिनिटी से आता है तो वो रेलवे ट्रैक की तरह पैरेलल होती है। तो ये रेलवे ट्रैक इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है, जैसे सूरज है, सन है, तो हम मानेंगे इंफिनिटी पे है। तो सन से जो भी रे आती है हमारे तक, हम ये मानते हैं कि वो रे जो है पैरेलल रेज है, हमारे तक जो पहुंचती है सन की रेज, दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। सो यहां से सब रेज पैरेलल आएंगी। देखो ये ए बी ऑब्जेक्ट था, यहां से रेज पैरेलल आई, ये पैरेलल का ये ऐसे करके एरो बना हुआ है, ये एरो बना हुआ है, ये एरो दिखाता है इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे ऐसे आई और मिरर के ऊपर फॉल कर गई। मिरर कौन सा हमारा, एमएन। एमएन मिरर के ऊपर फॉल करके ये जो पैरेलल रेज होती हैं जब ये टकराती हैं तो ये हमेशा पास करेंगी फोकल पॉइंट से। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकल पॉइंट। तो ये हमारी ये डी पॉइंट पे इंसिडेंट रे आई, डी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ ये फोकल पॉइंट से पास हो रही है। ये एरो जो है, ये वाला एरो, मैं अगर इसको दिखाऊं तो ये वाला एरो
ये क्या है, रेड से जो मार्क किया, ये एरो किसको दिखाता है, रिफ्लेक्टेड रे को, और जो ब्लू से मार्क किया था ये इंसिडेंट है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई एन पॉइंट पे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई ना। देखो ये एक रे आई और ये यहाँ पे स्ट्राइक करके, ये मैंने लाल पॉइंट लगाया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई। तो जो पैरेलल रेज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, हमेशा याद रखो जब भी रे डायग्राम बनाने को आएगा एग्जाम में या टीचर बनवाएं, तो जो पैरेलल रेज होती है इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे लिख दो। सो एक तो है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass through focus या फोकल पॉइंट। ये हमेशा तुम याद रख लो कि जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, सीपी, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। सो इन्फिनिटी से जितनी रेज आएंगी सब पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इसीलिए वो रेज जो है पास करेंगी फोकस से। तो हमारी इमेज बनेगी कहां पर, एफ पे बनेगी। इमेज कैसे बनती है, जहां पे दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे आपस में जिस पॉइंट पे कट करती हैं उस पोजीशन पे इमेज बनती है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कट कर रही हैं, दो, एक ये आ रही है एक ये आ रही है, दोनों कहाँ कट कर रही है, एफ पॉइंट पे। तो यहाँ हमारी बन गई एक इमेज। अब बी केस में क्या होगा, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल, ये रिफ्लेक्ट होके इधर एफ से पास हो गई, है ना। और एक रे जो सी से गई थी, क्योंकि सी से जो रे जाती है वो अलोंग, सी से जो भी पाथ होता है वो अलोंग द नॉर्मल होता है, तो सी से जो रे जाएगी वो वापस रिफ्लेक्ट होके सी से ही आएगी। तो ये रे गई, ये इंसिडेंट रे है, और यहाँ पे देखो ये रिफ्लेक्ट हो गई, इधर कोई वापस जा रही है ना। तो ये जो रिफ्लेक्ट हो गए वापस गई, सेम पाथ ट्रेवल करेगी। तो ये इंसिडेंट रे आई, ये एन पे यहाँ पे हिट की, यहीं से ये पास करेगी, वापस सी से ही जाएगी। तो जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे जाती है वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब रे डायग्राम बनाने के लिए तुमको हमेशा क्या करना है, ये कुछ प्रिंसिपल, इसके जो रूल्स हैं उनको याद रखना है। तो एक रूल कौन सा है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकल पॉइंट। दूसरा, रे passing through center of curvature will travel back, reflected ray will also pass through center of curvature। और तुमको मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए होती हैं जहां पोजीशन ऑफ इमेज ढूंढने के लिए। कोई भी पोजीशन ऑफ इमेज ढूंढनी है तो हमको 2 रिफ्लेक्टेड रे मिनिमम चाहिए होती हैं। वो 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां पे एक दूसरे को मीट करेंगी वो पोजीशन हो जाती है इमेज की। तो यहां भी देखो, एक ये रिफ्लेक्टेड रे आई एम ए डैश, और एक ये आ गई एन, ये इस केस में मैं बी में बोल रहा हूं, तो ये एक दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों मीट कर गई यहाँ ए डैश पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गई इमेज। अब तीसरा है सी केस में, देखो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो गई वो कहां से पास करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू, इट विल पास थ्रू फोकल पॉइंट। और दूसरी रे फोकस से पास हुई एंड इट विल गो आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो तीसरा हमने क्या देखा कि जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पॉइंट पास करेगी, और अगर हमारी इंसिडेंट रे फोकल पॉइंट से पास होगी, जैसा कि सी केस में हम देख रहे हैं, इंसिडेंट रे फोकस से पास हुई, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक चीज होती है, देखो रे डायग्राम
एक होता है समझ के बनाना, और एक होता है तुम लोग याद करके बनाओगे, रट के जाओगे ऐसा ऐसा करना है, बन गई इमेज। उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। तो तुम हमेशा समझ के ड्रॉ करोगे, ये चीजें याद करके ड्रॉ करोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और रट के जाओगे तो एग्जाम में गलत करोगे। तो ये देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, ये इंसिडेंट रे है सी केस में, और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये होता है पीसी। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होता है? द लाइन जॉइनिंग पोल एंड, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? सीपी। मतलब अगर मैं यहां लिखूं प्रिंसिपल एक्सिस को तो क्या है? इट इज लाइन जॉइनिंग पी एंड सी पॉइंट। पी एंड सी पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। पी पोल होता है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, मैंने बता दिया। तो अब सी केस में हम आते हैं, ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये डी पॉइंट पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे डी पे रिफ्लेक्ट हुई, और ये इधर आ गई। इट विल पास थ्रू फोकल पॉइंट, ये फोकस से पास होके यहाँ आ गई। एक दूसरी, अब तुम कोई और भी ले सकते हो जो तुम्हारा मन करे, पर एक उसने ली, एक और रे ली यहाँ से ए पॉइंट से, जो कि फोकस से पास हो रही है, एफ से पास हुई है, देखो ये जा रही है, और ये फोकस से पास होकर यहाँ तक आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई ई पॉइंट से, और ये इधर ट्रेवल कर गई। ये किधर ट्रेवल कर गई? फोकस से जो इंसिडेंट रे आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये पैरेलल टू, रिवर्स है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे होगी तो फोकस से पास करेगी, अगर फोकल से इंसिडेंट रे पास हो रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये वो केस है सी वाला, और यहाँ पे तुम्हारी ए डैश बी डैश इमेज बन गई। अब ऐसे ही डी में है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, बिटवीन सी एंड एफ, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकल पॉइंट। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि तुम्हारी जो है एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली, तो ये पास करेगी फोकस से, और दूसरी रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसी डायरेक्शन में है कि जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो ये ऐसे गई और ये ऐसे ही वापस आ जाएगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट से कोई एक ऑब्जेक्ट होगा तो उससे कई इमेज बन जाती है। एक ऑब्जेक्ट से, एक ऑब्जेक्ट अगर कहीं पड़ा हुआ है तो एक ऑब्जेक्ट से कई रेज निकलती है, इनफाइनाइट रेज निकलती है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास कोई भी एक बल्ब है, बल्ब से कितनी रेज निकलती हैं? चारों तरफ निकलती है ना, इनफाइनाइट रेज। तो हमें तो उनमें से सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की 2 या 3 रेज लेनी होती हैं। तो तुम ये वाला चाहो डी वाला, तो डी वाला में एक में ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो ये गया, तुम दूसरा ये भी कर सकते हो, यहां से एक रे जो है एफ से निकाल दो, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो भी यहीं आके मिलेगी। ऐसे भी कर सकते हो, अगर तुम्हें ये वाली नहीं लेनी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो तुम ये भी ले सकते हो। तुम्हारे पास जो चीजें जो तुमने मिनिमम पढ़ी हैं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करके फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही अलोंग वापस आ जाएगी। तो ये 3 चीजें तुम में से तुम कोई 2 चीजें यूज करके इमेज बना सकते हो, ऐसा नहीं है तीनों को यूज करना है। तो जो तुम्हें ठीक लगे, ये 3 चीजें कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, याद रहेगा तो तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां देखो डी ई में ये ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है? फोकल पॉइंट पे है। तो फोकल पॉइंट पे है तो इसके एक इमेज, एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ गई? फोकस से पास होके चली गई फोकल पॉइंट से। दूसरा जो है पैरेलल टू, दूसरा जो है अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली डायरेक्शन लिया उसने, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो दोनों जो है पैरेलल हो गई, तो इसमें इमेज बन गई इनफिनिटी में। पैरेलल रेज कैन नेवर मीट, 2 पैरेलल लाइनें होती हैं वो कहीं नहीं मिलती हैं, वो
हम मानते हैं दो पैरेलल लाइन हमेशा जाके इन्फिनिटी में मिलती है, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, पैरेलल लाइंस are always consider that they meet at infinity, बहुत दूर इन्फिनिटी जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है इन्फिनिटी. Parallel rays are always considered that they meet at infinity. ठीक है. कोई भी दो पैरेलल लाइनें होती हैं तो कभी नहीं मिलती हैं, तो हम मानते हैं वो मिलती हैं तो इन्फिनिटी में जाके मिलती है. इन्फिनिटी कोई मतलब कोई रियल टर्म नहीं है इन्फिनिटी. तो अब अगर हमने क्या कहा, हमने देखा कि कुछ इमेज अलग अलग पोजीशन पे कॉन्केव मिरर में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज अलग अलग जगह पे बनती है. तो अब हम अगर देखें कि उन इमेज की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो उनकी इमेज जो है उसकी क्या किस टाइप की इमेज बनती है, उनको हम समझना चाहें कि तो हम इसको है तुम्हारी इसमें बुक में है, तो मैं तुमको थोड़ा सा इसको यही स्ट्रेस कर रहा हूं कि तुम लोग जो है इसको जो भी पढ़ो, जो भी ड्रॉ करो, समझ के करो. ये देखो, अगर जो डायग्राम हमने किया था ऊपर जो हमने स्टडी की है, अगर हम उसको देखें तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमने देखा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज भी इन्फिनिटी पे बनती है. ये देखा फर्स्ट ए केस में. तो ये देखो अब इमेज जो फॉर्म हुई है उसकी क्या नेचर है. तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, सो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे बनेगी. और कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड का मतलब उसका साइज बहुत छोटा होगा, मतलब जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है, उसकी इमेज फोकल पॉइंट पे बनेगी एफ पर, उसका साइज पॉइंट साइज होगा. लिखा है ना, हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज. और वो रियल और इन्वर्टेड होगी, वो रियल होगी और इन्वर्टेड, उल्टी होगी, छोटी सी होगी पर उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी. अब रियल और दो चीजें होती हैं, एक रियल एक वर्चुअल इमेज. रियल मैंने बताया, रियल वो इमेज होती है जिसको हम कहाँ ले सकते हैं, जिसको हम स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं. और इन्वर्टेड वो होती है जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते. तो अगर बियॉन्ड सी होगा, दूसरा जो केस है हमारा ये बी केस, बियॉन्ड सी मीन्स इन्फिनिटी और सी के बीच में, बियॉन्ड सी. तो उस केस में क्या होता है, बियॉन्ड सी में इमेज बनती है बिटवीन एफ एंड सी. ये भी डिमिनिश्ड होती है, तुम देखो छोटा साइज है बी में. और रियल और इन्वर्टेड, ये भी रियल है, इस इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं. अगर हम एक स्क्रीन रखें तो वहां इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी. और ये क्या है, इसका साइज भी छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, रियल है पर उल्टा है. ऐसे ही सभी हैं, सिर्फ एक केस है ये वाला. कौन सा, एफ वाला, ये एफ. इसमें क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में है, मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकल पॉइंट के बीच में, तो इमेज हमारी कहाँ बनती है, वो बिहाइंड द मिरर बनती है, जैसा प्लेन मिरर में होता है. प्लेन मिरर में इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर. तो यहाँ पे भी इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है.
और बिहाइंड द मिरर जब इमेज बनती है तो वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। प्लेन मिरर में भी इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है, क्योंकि हम उसको बिहाइंड द मिरर हम स्क्रीन पे कैसे ले सकते हैं। अगर हम कोई स्क्रीन रखना चाहिए तो कहाँ रखेंगे, मिरर के अंदर बन रही है वो तो जब इमेज मिरर के अंदर बनती है तो वो वर्चुअल होती है। तो सिर्फ एक एफ केस है जिसमें इमेज वर्चुअल है, पर इसके साथ साथ ये इरेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट सीधा है तो ये भी इरेक्ट है। देखो इमेज बाकी केस में क्या था, उल्टी थी, इसमें क्या है, इरेक्ट है। वर्चुअल है, इरेक्ट है, और जो साइज का ऑब्जेक्ट था उससे बड़ी भी है। एफ में देखो जितना साइज है ए बी ऑब्जेक्ट था उसकी साइज से बड़ी है इमेज ए डैश बी डैश। तो ये जो है एक ही केस होगा कॉनकेव मिरर में जिसमें तुम्हारे ये इमेज जो है कैसी बनेगी, इमेज वर्चुअल बनेगी पर इरेक्ट बनेगी। तो एक चीज और तुम याद रख सकते हो कि जब जब रियल बनती है इमेज तो इन्वर्टेड बनती है। देखो ऊपर के 5 केस में क्या हुआ, जब जब रियल बनी तो इन्वर्टेड बनी, यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, 5 केस में रियल इन्वर्टेड, पर जब वर्चुअल बनी तो इरेक्ट बनी। प्लेन मिरर में भी यही होता है, प्लेन मिरर में भी इरेक्ट इमेज बनती है पर वर्चुअल होती है। तो जब वर्चुअल बनती है इमेज तो इरेक्ट होती है, और जब रियल बनती है तो इमेज इन्वर्टेड होती है। समझे? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये जो है यहां तक हुआ। आगे कॉन्वेक्स मिरर होगा, वो हम कॉन्वेक्स मिरर करेंगे, फिर हम इनके यूजेस समझेंगे। कॉनकेव मिरर का यहाँ पे ये जो एफ वाला है, ये लास्ट वाला, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है हमारी रियल लाइफ में, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम करते हैं मिरर को शेविंग, अगर क्योंकि बड़े साइज की इमेज भी बनती है तो इसको एज ए शेविंग मिरर यूज करते हैं। शेव करने के लिए जो है, अगर हमें बड़ा अपना लार्ज चेहरा देखना है तो कॉनकेव मिरर को हम यूज करते हैं एज ए शेविंग मिरर। और इसकी एक प्रॉपर्टी और हम यूज करते हैं, ये ई वाली जो होती है, ये वाली, तो ये यहाँ पे तो ये वाली प्रॉपर्टी को हम लेके हम इसको यूज एज शेविंग मिरर। और ये एट एफ पे ऑब्जेक्ट होता है तो एनलार्ज इमेज और इन्फिनिटी पे बनती है, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं एज टॉर्च। जब जो हमारे पास टॉर्च होती है उसमें जो मिरर लगा होता है, एक बल्ब होता है उसमें और पीछे एक छोटा सा मिरर होता है, तो वहां पे कॉनकेव मिरर लगा होता है टॉर्च के अंदर। तो उससे क्या होता है, हमारा बल्ब तो फोकल पॉइंट पे होता है और उसकी जो रेज रिफ्लेक्ट होती है तो वो क्या है, बहुत दूर तक जाती है, इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक जाती है। टॉर्च में हमें यही चाहिए होता है, दूर का देखना होता है, अंधेरे में दूर का देखना है तो रे हमारी बहुत दूर तक जानी चाहिए। तो ये एफ जो है, एट एफ जो पोजीशन है 5वीं वाली, इसको हम यूज करते हैं एज टॉर्च। टॉर्च यूज कर लो, सर्च लाइट कहते हैं, सर्च लाइट में, या व्हीकल की हेडलाइट, कार के आगे जो लाइट लगी होती है वो हेडलाइट जो होती है कार की, उसमें भी कॉनकेव मिरर लगा होता है। तो कॉनकेव मिरर के 2 यूज, एक तो टॉर्च में यूज हो गया और एक हेडलाइट, ये 2 प्रॉपर्टी तो 5वें वाली एट एफ वाली से यूज करते हैं और 6ठी वाली से शेविंग मिरर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट परसों करेंगे। और इन द मीन टाइम एक बार फिर दोबारा से जो यहाँ तक पढ़ाया वीडियो देख लेना, तुम लोगों को और डिटेल में समझ आ जाएगा। जो नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना। और बाकी कुछ अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर ओके बाय, हम लोग फिर मिलेंगे डे आफ्टर टुमारो। ओके, गुड नाइट।